हेलो लर्नर्स, गुड मॉर्निंग। कैसी चल रही तैयारी आपकी ग्रेड सेकंड इंग्लिश की तैयारी? और आज हम बात करेंगे, बिल्कुल आपका एग्जाम पास है और आपकी बहुत युद्ध स्तर पे तैयारी भी चल रही होगी। हर व्यक्ति अपना पूरा पावर लगाता है, पूरा प्रयास करता है। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं इस सेशन के माध्यम से, क्या आपको लगता है कि यदि इस शॉर्ट पीरियड को देखते हुए हम जो क्लासरूम स्टडी टीचिंग है उसको एक तरफ रखते हुए आपके लिए ऐसा इलाज करें कि आपको टेक्स्ट पढ़ने से, बिना टेक्स्ट पढ़े ही आपको बिल्कुल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो, आपकी तैयारी में आपको हेल्प मिले। जी हाँ, एमसीक्यूज हम सीधे सीधे और एक एक लाइन टैक्स की लाइन टू लाइन हम आपसे बात करेंगे और बिल्कुल एक आधे घंटे के इस वीडियो में आपका टैक्स कवर होने वाला है। आपके लिए ये वीडियो बड़ा हेल्पफुल होने वाला है और आप बिल्कुल स्किप ना करें, पूरे वीडियो तक देखें। इस वीडियो की एक स्ट्रक्चर हम पहले आपको बता दें कि हमने पोयम की इंफॉर्मेशंस को बहुत इजी इंफॉर्मेशन से पहले क्वेश्चन से आपको जोड़ने का प्रयास करेंगे और आपको जब ये तक लगता चला जाएगा कि बिल्कुल इजी इजी, और फिर हम असर्जन, रीजन और लाइन टू लाइन हम हार्ड क्वेश्चंस को अप्लाई करेंगे, तो आपको लगेगा कि बहुत कम समय में आधे घंटे के सेशन में आपकी पोयम कवर होने वाली है। और आज हम डिस्कस करेंगे आपके कोर्स की एक पोयम है, ऑन हिज हैविंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23। ये आपकी एक पोयम है कोर्स की और ये किसने लिखी? जॉन मिल्टन की पोयम है। ये हमारे कोर्स में प्रेस्क्राइब्ड है। हम पोइट को लेके, पोयम को लेके बहुत सारी जो इंफॉर्मेशंस होती है जिसका एग्जाम से रिलेशन ज्यादा नहीं होता, पोइट से रिलेटेड एक दो इंफॉर्मेशन जो पूछी जाती है, इस तरह की इंफॉर्मेशन हमने क्वेश्चन के माध्यम से इंक्लूड कर दी। और आपको केवल मात्र हम बात यदि करें तो हम जॉन मिल्टन की बात करते हैं, बोर्न 1608, ओके, एंड डाइड 1674। आपको ये ध्यान रखना है, एक बहुत बारीकी से ध्यान रखने की चीज है कि बहुत सी बार आपका बिल्कुल डेट्स भी आ जाती है, तो आप ध्यान रखेंगे 9 दिसंबर, ओके। ये क्रॉस और लॉजिकल ऑप्शंस में काम आती है, इसलिए इतना सा आप ध्यान रखेंगे। जॉन मिल्टन का जन्म 1608 में और ये क्या है, 9 दिसंबर 1608 में हुआ। और ये आपका जो है 1674 में इसकी डेथ हुई। कहाँ हुई? लंदन में। जन्म भी लंदन में हुआ और डेथ भी लंदन में हुई। ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं। पोइट की बेसिक और स्टैंडिंग इंफॉर्मेशन, प्यूरिटानिक पोइट, यदि हम इनके वर्क्स की बात करते हैं और फोरमोस्ट वर्क जिसके लिए पोइट जाना जाता है, आपको इतना ध्यान रखना, पैराडाइज लॉस्ट। जॉन मिल्टन इन इंग्लिश लिटरेचर, जो पोयम हम पढ़ने जा रहे हैं, ये पोयम स्ट्रक्चरली क्या है ये भी हम थोड़ा सा ब्रीफिंग जो है ले लेंगे, तो आपके क्वेश्चंस में, एमसीक्यूज में ये हेल्पफुल होगा। हमारी जो पोयम है ये पोयम सानेट है, और सानेट कौन सा है? पेट्रार्कन मॉडल्ड सोनेट। यू नो पेट्रार्कन मॉडल्ड सोनेट की स्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, octave 8 line stanza and sestet 6 line stanza. Supplementarily, these are also divided octave into two parts. Quatrain means 4 line stanza and tercet means 3 line stanza, and the gap, thematically gap, is called or regarded volta.
ये इस तरह की हम बातें ध्यान रखेंगे बेसिकली। चलिए हम अनावश्यक जो है अननेसेसरी बातें नहीं करते हुए सीधे क्वेश्चन से जुड़ते हैं और आपकी पोएम जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। देखो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। पोएम से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है आपका, ऑन इज हैविंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23 इज अ। ये जो एंटाइटल्ड जो पोएम है प्रेस्क्राइब्ड इन आवर कोर्स बाय जॉन मिल्टन, ये पोएम है। एक और बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए, हमारी टेक्सुअल इंफॉर्मेशंस डिपेंड करती है ऑप्शंस पर। हमें अराउंड सराउंड ऑप्शंस पर ही काम करना है। हो सकता है उसकी इंफॉर्मेशन और दूसरी भी हो जो आपको ऐसा लग रहा हो, स्ट्राइक कर रहा हो, लेकिन कीप वन थिंग इन माइंड, वेरी फर्स्ट रिगार्डिंग द गिवन ऑप्शंस, ऑप्शंस के रिगार्डिंग हमें बात करनी है। ओके, तो ये पोयम है। क्या पोयम है? बैलेड, ओड, सोनेट और पेट्रार्कन सोनेट। यहां देखो आप, है ना। इस तरह से एग्जामिनर क्या करेगा, हमें कंफ्यूज करेगा। हमारा जो एक स्टडी का तरीका है, हमारी इंटेलिजेंसी जो है, आपकी लॉजिकल इंटेलिजेंसी टेस्ट करने का। देखो आपने यहां देखा, पहले सबसे पहले देखा सोनेट। ओके, हाँ बिल्कुल पोएम सोनेट है, लेकिन आपके पास दूसरा जो ऑप्शन आ रहा है उसमें क्या कहा, पेट्रार्कन सोनेट। तो अब आप देखिएगा दोनों ऑप्शन में कुछ बच्चे सीधा क्या करेंगे, सोनेट लगा देंगे। लेकिन आपको याद है ना, सोनेट इसमें भी फैक्टर है आपका, ये तो है ही सही, लेकिन इसमें एक बात क्लियर और हो गई कि ये सोनेट कौन सा, पेट्रार्कन मॉडल। तो बच्चों हमारा आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। है, हो रहा महसूस आपको, लगेगा ना। यही एग्जाम है। एग्जाम में क्रॉस और लॉजिकली हमारा एग्जामिनर हमें इस तरह के ऑप्शंस देता है। बी अवेयर, ध्यान से। और हमने ये प्रयास किया है, हमारे इन एमसीक्यूज में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस रिलेटिंग टू टैक्स, हमने पूरा ये प्रयास किया कि किस तरह से ऑप्शंस में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बहुत बारीकी माइन्यूटली क्वेश्चन पेपर को पढ़कर अटेम्प्ट करने की जरूरत है। ये आपने पहले क्वेश्चन से महसूस किया होगा। यूं तो ऐसा लग रहा होगा ना आपको, अरे यार ये तो हमें याद है, क्या पूछ रहे हैं, क्या एमसीक्यूज करा रहे हैं, है ना। पर आप देखें यहाँ ऑप्शन को देखने के बाद कंफ्यूजिंग का कारण हो सकता है। बी अवेयर्ड। ओके, चलिए देखो दूसरा आप क्वेश्चन लो। क्वेश्चन कह रहा है मिल्टन वाज प्यूरिटानिक पोइट। एक इंफॉर्मेशन हो गई, मिल्टन प्यूरिटानिक पोइट था। प्यूरिटानिक पोइट मींस, हमसे पूछा प्यूरिटानिक पोइट से क्या मतलब है, क्या उसका आशय है, ये पूछा। ओके, यहां ऑप्शन आपका कह रहा वन हु बिलीव्स, जो कोई विश्वास करता इन गॉड, ईश्वर में, बट डजंट वर्शिप, लेकिन पूजा नहीं करता। अगला देखो, बिलीव्स इन गॉड, ईश्वर में विश्वास रखता है, बट नॉट इन चर्च ब्लाइंड बिलीफ, लेकिन चर्च में उस समय कंटेम्परेरी समय से रिलेटेड है, चर्च के जो मतांतर थे उनमें ब्लाइंड बिलीफ, अतार्किक जो बातें थी उसमें विश्वास नहीं करना। अगला आ रहा है वर्शिप जीसस, जीसस की पूजा करता, बट नॉट मदर मैरी, लेकिन मदर मैरी की पूजा नहीं करना। ये आपका अनरेशनल फेथ इन गॉड एंड चर्च ऑथोरिटीज। तो अब आप समझ गए होंगे प्यूरिटानी का मतलब है ऐसा कवि जो ईश्वर में विश्वास रखता है और चर्च की जो
अतार्किक बातें हैं उसमें विश्वास नहीं करता, तो आंसर आपका बी है। हम आपको साथ के साथ आंसर देकर एक कारण है कि आपकी जो मेमोरी है उसको सीधा जोड़कर हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। हम टाइम को भी कंज्यूम होने से बचा रहे हैं। एक बार आपको देंगे, 2 मिनट उसमें आपको सोचने को देंगे क्या, तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये स्ट्रेटेजी लेके चल रहे हैं कि हमें जल्दी से जल्दी रिवीजन मिले और हमारे पास जो मेमोरी में है उसमें क्लेरिफिकेशन हो, वो सारी चीजें, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, पैटर्न क्या रहेगा, ये इस तरह की बात हम इसके माध्यम से डिस्कस कर रहे हैं। देखो हमारा जो क्वेश्चन है अगला, द सेंट्रल कंसर्न ऑफ द पोयम एंड पोइट इज, हमारी जो पोयम है इस पोयम में पोइट और पोयम का मुख्य जो कंसर्न बिंदु क्या रहा है, मुख्य बात क्या है, तो आप देखेंगे लव, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो ऐसी कोई बात नहीं है, नेचर ऐसी कोई बात नहीं है। अब जब आप तीनों आपने ऑप्शन क्रॉस लॉजिकल कर दिए तो आप तो नेचुरल आंसर बच गया और उसका सेंस भी निकालो आप। हिज स्लो पर्सनल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, पोएम की थीम क्या है, कवि 23 वर्ष का हो गया और 23 वर्ष के होने के बाद भी नो अचीवमेंट, कवि के पास किसी तरह की उपलब्धि नहीं है और इसी को लेकर वो अंतर मंथन कर रहा है, ये इसका मेन है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ सून एज टाइम, हमारी ओ की आपकी टेक्स्ट लाइन है, रेफर्स टू, ये किसको रेफर करता है, यहां लिटरेरी आपकी टेक्स्ट लाइन है, हाउ सून हेथ टाइम रेफर्स, ये किसको रेफर करता है, डेथ को, नो, नेचर नो, डेस्टिनी भाग्य नो, फिर आपके पास द स्विफ्ट पासेज ऑफ टाइम, समय जो बहुत तेज कदमों से बीत जाता है, मनुष्य का जो समय है वो तेज कदमों से बीत जाता है और वो जो अचीवमेंट करना चाहिए वो नहीं कर सकता, नहीं कर पाता, जैसा कि कवि के साथ हुआ। ओके, और एक बात ध्यान रखो, आपके कोर्स की जो पोएम है ये यूथ के लिए एक प्रकार से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने का मतलब है टू मोटिवेट, मोटिवेट करना। इसके 2 पार्ट है, आपका जो पहला जो है ऑक्टेव पार्ट है उसमें कवि हमें बहुत एम्बिशियस नजर आता है, लेकिन उस एम्बिशन में क्या होता है, हमें पोइट ऐसा लगता है जैसे फॉर नन अचीवमेंट, कोई भी अचीवमेंट नहीं होने की वजह से कवि हमें ऐसा लगता है कि कवि दुखी है। ओके, लेकिन आपका जो सेस्टेड पार्ट है उसमें पोइट संबिशिव नजर आता है और संबिशन में क्या बोलता है, वो लेट इट गो टू गॉड, ईश्वर पे छोड़ देता है और क्या कहता है, ईश्वर ओमनी पटेंट है, ईश्वर क्या करता है, वॉचेज एंड देयर इज जजमेंट, मीन्स गॉड इज जुडिशियल, ईश्वर क्या है, जुडिशियल है और सबके साथ न्याय करता है कि सबके लिए उसके पास अपना प्लान है? तो ये विश्वास जो है ईश्वर का, जो फर्म फेथ जो है वो बताने का प्रयास करता है। क्वेश्चन ले आगे, माई लास्टिंग डेज ओ हेस्टिंग डेज फ्लाई ऑन विद फुल करियर लिटरेरी फिगर, देखो ध्यान से, लाइन है ना टेक्सुअल, माई हेस्टिंग डेज फ्लाई, मेरे दिन मीन्स मेरा जीवन तेज कदमों से गुजर गया, उड़ गया। तो पहली बात हमसे क्या पूछ रहा है, बताओ आप उड़ते हैं क्या,
हमारी लाइफ के जो दिन है वो उड़ते हैं क्या, बीत जाते हैं। उड़ना किसकी पहचान है? आपका समय तो एब्स्ट्रैक्ट है, और उड़ना किसकी है? जैसे कोई बर्ड है, उसकी लिविंग बीइंग की पहचान है। तो ऑटोमेटिक समझ गए होंगे आप क्या आएगा इसमें। सिमिली में आपका कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट नहीं है, हाइपरबल नहीं है, आपका मेटोनिम नहीं है, तो आपका आंसर क्या आएगा भाई? क्या आंसर आएगा यहाँ पर? बी, पर्सोनिफिकेशन। क्या इसमें पर्सोनिफाइड किया है? ये आपका मेटोनिम जो है ये नहीं, आप इसका ओपन देखो, पर्सोनिफिकेशन रहेगा। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, द पोइट फील्स एंग्सियस। पोइट फील्स एंग्सियस, कवि एंग्सियस महसूस करता है, ऑक्टेव पार्ट में है ना। तो क्यों करता है, ऐसी क्या बात है? पहला आपके पास ऑप्शन है, ही इज पुअर, वो गरीब है इसलिए नहीं। ही हैज नॉट अचीव्ड इनफ एज ए पोइट, कवि के रूप में उसने पर्याप्त नहीं पाया है। अगला है, फेथ एंड सबमिशन टू गॉड्स विल, ईश्वर की जो है इच्छा उसमें जो है ऐसा भी नहीं है। रिवेंज, बदला, बदले की वजह से। तो क्लियर है आपका क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा, ही हैज नॉट अचीव्ड इनफ एज ए पोइट, कवि के रूप में उसके पास पोइटिक टैलेंट है, और पोइटिक टैलेंट के अकॉर्डिंग जितना अचीवमेंट इन द वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर इन पोइट्री ये शुड हैव, ये कुडंट हैव, उसको जितना पाना चाहिए था, करना चाहिए था, वो नहीं। यह आंसर हो जाएगा। आप जुड़ रहे हैं ना क्वेश्चन से? आपको लग रहा है कि आप पोइम में टेक्सुअल जितनी भी लाइन्स है, टेक्सुअल इंफॉर्मेशन है, उससे बिल्कुल पक्का, और इन क्वेश्चन से आपको पूरी पोएम डील हो जाएगी। ओके, देखो, विच थीम इज मोस्ट प्रोमिनेंट। आपको हमने लिटरेचर की क्लासरूम टीचिंग में और वीडियोज में, दो चार आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो इस तरह के लिटरेचर को कैसे पढ़ें, ये 2-3 वीडियो आप देखेंगे, उसमें जाना आप, बहुत डिटेल में मैंने डिस्कस किया है। कोई भी पोयम होगी उसमें थीम और सब थीम हो सकती है, लेकिन एक मेन थीम होगी और उसमें बहुत सारी सब थीम होगी। ओके, यहां क्वेश्चन ने क्या कहा? क्वेश्चन इज नॉट जस्ट आस्किंग ए थीम, आस्किंग ए प्रोमिनेंट थीम, कि मुख्य जो है इसकी थीम क्या है, प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट थीम। अब आप देखेंगे ऑप्शंस को डील करो, पैट्रियटिज्म नहीं, स्पिरिचुअल फेथ, आपका रोमांटिक लव, और नेचर वर्शिप। तो प्रकृति पूजा की कोई बात नहीं की, रोमांटिक लव की बात नहीं की, पैट्रियटिज्म की बात नहीं की, तो हमारा आंसर क्या है? स्पिरिचुअल फेथ। यस, आगे देखिए, ऑल इज इफ आई हैव ग्रेस टू यूज इट सो, ये आपकी टेक्सुअल लाइन है। मीन्स इसका क्या मतलब है? क्या कह रहा है? वेल्थ, डिवाइन ग्रेस, लक, एजुकेशन। तो क्लियर दिख रहा है ये लाइन आपके सेस्टेट की, इस पोएम के सेस्टेट की लाइन है, जिसमें पोइट इन सबमिसिव मूड एंड ही सबमिट टू गॉड ऑथोरिटी, गॉड डिग्निटी, गॉड की ऑथोरिटी को वो सबमिट कर देता है। और यहाँ क्या है? डिवाइन ग्रेस। डिवाइन ग्रेस से क्या मतलब है? ईश्वरीय कृपा, ईश्वर का आशीर्वाद उस पर वो निर्भर होता है। यहां देखें, द पोएम रिफ्लेक्ट्स मिल्टन्स
पोयम जो आपकी है ऑन हिज हैविंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23 एंटाइटल्ड जो पोयम है, उसमें उस पोयम के कंटेंट को, उसकी नीटिंग को हम जब पढ़ते हैं तो उससे कवि के बारे में क्या लगता है। पोएम रिफ्लेक्ट्स मिल्टन का कौन सा थॉट, कौन सा विचार नजर आता है। तो एक तो इसमें आपका आ गया रिलीजियस डिवोशन, धार्मिक समर्पण की भावना नजर आती है क्या। पॉलिटिकल एम्बिशन, राजनीतिक भावना नजर आती है क्या। ह्यूमर, हास्य नजर आता है क्या। सेटायर नजर आता है क्या। नहीं। हमने इस क्वेश्चन से कॉम्पिटिटिव और एस्पिरेंट ऑफ ग्रेड सेकंड बच्चों को एग्जाम फेस करने के तरीके से सिखाने के लिए ऑप्शन लिए। देखो आप, एक हमने वीडियो भी, हमारी वीडियो मिलेगी जिसमें हम एग्जाम हॉल में कैसे इन मिनिमम टाइम मैक्सिमम स्कोर कैसे बनाए, ये सब उसी के पार्ट है। आप देखो क्या, जब हम ऑप्शंस को डील करते हैं तो ऑप्शंस को सबसे पहले सॉर्ट करते हैं, हमारे आंसर्स 100% कैसे करेक्ट हो। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑप्शंस को सॉर्ट करते हैं। हमारी कविता की जो थीम है, उसका कंटेंट है, उससे रिलेटेड हम जब बात करते हैं और उसके रिगार्डिंग जब देखेंगे ऑप्शंस को, तो आप सबसे पहले इसमें नजर डाला, ह्यूमर का मतलब है हास्य, और हास्य की बात पोएम में नहीं है, तो सबसे पहले ही काट देना आपको। सेटायर, कटाक्ष, व्यंग्य नहीं है, तो आप देखेंगे बच्चों 4 ऑप्शंस को शॉर्टन कैसे करें, यह तरीका है। अब आपके पास 2 बचे और आप क्या करोगे, 2 बचने के बाद आप क्या करोगे, कंटेंट से रिलेट करो। और इन दोनों में भी आप सॉर्ट करने के लिए पॉलिटिकल एम्बिशन, राजनीति कोई बात नहीं आई है कविता में, तो इसको भी आप हटाते, आपके पास ओरिजिनल आंसर मिलेगा। ओके, यहां देखिएगा राइम स्कीम, पोएम की राइम स्कीम, और ये इसलिए हमने यहां सेट की बिकॉज मिल्टन्स सोनेट्स, पेट्रार्कन मॉडल्ड सोनेट जो है, उसमें राइम स्कीम अलग अलग जगह सेस्टेड पार्ट में डिफर होती है। देखो इस पर्टिकुलर सोनेट की राइम स्कीम क्या है, आपको याद है, ए बी ए बी ए बी ए बी, ये आपकी कौन से सोनेट की है, शेक्सपियरियन सोनेट की। आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, और यदि जाते हो तो सी डी ई आप यहां इसको यहीं रिलेट कर लो, ये शेक्सपियरियन में होता है। ए बी सी डी ई एफ प्योर शेक्सपियरियन ने काट दो। ए बी है सी डी ये भी आपका नहीं है, तो आपका क्या बचा, ये ए बचा। ए बी है और सी डी ई और डी सी ई, ये राइम स्कीम है। इसकी ध्यान रहे, बहुत बारीकी से पूछ लिया जाता है। देखो, द ओल्टा इन सोनेट इज, सोनेट में जो ओल्टा आएगा वो क्या है, हमने सोनेट में डिस्कस किया है, वीडियो में हमारी में जाना। यहाँ इसकी वजह से हम आपसे बात कर रहे हैं, ये आपका ऑक्टेव है और ये आपका सेस्टेट है, इसके बीच का जो थीमेटिक चेंज है उससे मतलब है ओल्टा। तो अब आपके समझ आ गया होगा ओल्टा सोनेट में क्या काम करता है या क्या होता है। तो ये देखो, वीटी वे, चालाकी भरा रास्ता होता है, नहीं। आफ्टर क्वेट्रेन, क्वेट्रेन के बाद आता नो, कंक्लूजन के बाद आता नो, टर्न ऑफ थॉट, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, इसको यहां रख दो और इसको ऑप्शन में रख दो, ये भी क्वेश्चन बनता है क्या, ये बात ध्यान रखिए। अगेन एंड अगेन रिपीटेडली एडवाइजरी इज, एक इंफॉर्मेशन को किसी भी तरह से पुटअप किया जा सकता है, हमें उस पर बारीकी से समझना है, ये बात ध्यान रखो।
है ना, समझ आ रही है। ये भी कह सकता है ना, टर्न ऑफ थॉट इन ए सोनेट, ये आपका क्वेश्चन बन गया। और आपको 4 दे देगा यहाँ, जिसमें उल्टा भी होगा, तो आपको जब वो क्लियर है तो कर लोगे। चलो देखो आप, डिवाइस इन बड और ब्लाजम, बड और ब्लाजम जो है, इसमें इनमें से कौन सी डिवाइस है? क्या देखिएगा, डिवाइस पूछिए, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी पूछा जा सकता है। इसके एक ही लाइन में एक ही वर्ड का, ये जरूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन उस पर डिपेंड है। देयर मे बी अदर पॉसिबिलिटीज, आइदर एज ए लिटरेरी फिगर, मीनिंग, और उसका कुछ भी हो सकता है। यहां हमसे पूछ रहा है डिवाइस इन बड और ब्लॉसम, बड और ब्लॉसम में कौन सी डिवाइस है? तो आपके पास है ऑक्सीमोरन, आप जानते हो ऑक्सीमोरन नहीं है। क्या ऑक्सीमोरन याद है आपको? ऑक्सीमोरन, दो डिफरेंट मीनिंग वर्ड ब्रोट टुगेदर, ऑक्सीमोरन तो ऐसा तो नहीं है, इनका तो अलग अलग है। क्या यहां देखो आयरनी, आयरनी भी नहीं है। यहां देखिएगा आप, ये यूफेमिज्म भी नहीं है। तो क्या है? एलिट्रेशन, और एलिट्रेशन जानते हो ना आप? क्या पोयम की लाइन में 2 या 2 से अधिक वर्ड का इनिशियल पार्ट, बिगिनिंग पार्ट, ओके, साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड, ये बोल दो कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड देगा, जैसे आपका ब्लॉसम बी, बड बी, तो ये एलिट्रेशन है आपका। देखिए, टोन चेंजेज फ्रॉम, क्या आपकी कविता की जो टोन है वो चेंजेज फ्रॉम, यहां देखो बारीकी से, जॉय टू ह्यूमर, एंग्जाइटी टू स्पिरिचुअल कॉन्फिडेंस, एंगर टू रिवेंज, और लव टू हेटल्ड। याद है आपको? ऑक्टेव जो पार्ट है उसमें पोइट क्या है? एंग्शियस है। और एंग्शियस क्यों है? कवि एम्बिशियस होने की वजह से एंग्शियस है, स्वाभाविक है। इंटेलिजेंस और महत्वाकांक्षी जो व्यक्ति होता है, और जब वो सोचने लगता है, विचारने लगता है, तो वो एंग्शियस, चिंतित होता है, तो उसमें तो एंग्शियस है। और आपका जो लास्ट जो इसका पार्ट दूसरा जो सेस्टेट आता है, सेस्टेट में स्पिरिचुअल कॉन्फिडेंस है, ईश्वर पे छोड़ देता है, ईश्वर में विश्वास रखता है, जो भी करेगा ईश्वर अच्छा करेगा, ईश्वर सबके साथ बढ़िया करता है, ईश्वर ने सबकी सक्सेस का, सबके अच्छे समय का टाइम फिक्स कर रखा, ही इज द बेस्ट प्लानर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बेस्ट प्लानर है वो गॉड। और ये कॉन्फिडेंस इसके साथ ही उसकी चिंता चली जाती है ना। चलो, एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है भाई, और एसर्शन रीजन में आप देखो, इसमें क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो आपकी चली गई है इसमें पीपीटी में। यहां देखो आप, यहां से 16 से आपको ये समझाने के लिए है, समझ गए आप? इसमें पहले क्या होगा, एक एसर्शन दिया जाएगा, स्टेटमेंट, फिर क्या होगा, उसके अगेंस्ट रीजन दिया जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके आरपीएससी बेस्ड। फिर आपके 4 ऑप्शंस होंगे, 4 ऑप्शंस में इन दोनों के बारे में बताया जाएगा। जैसे आप देखेंगे, हमारा क्वेश्चन जो नेक्स्ट है, ये देखो आपका एसर्शन वाला क्वेश्चन है, वही पहले पैटर्न समझा, अब इसको देखो आपको क्या है। मिल्टन इज रिगार्डेड, मिल्टन को क्या माना जाता है? मिल्टन को माना जाता है, क्या माना जाता है? प्योर एंड प्यूरिटानिक, मीन्स प्योर से मतलब है सात्विक, धार्मिक, शुद्ध, और प्योरिटानिक, तो इसमें एक ये वर्ड
आपका गलत इसमें जुड़ गया। क्या माना जाता है? रिलीजियस एंड पॉलिटिकल पोइट्री, ये नहीं। हार्बिंगर ऑफ ब्लैंक वर्स, ब्लैंक वर्स का हार्बिंगर, ये भी नहीं। क्या माना जाता है उसको? ब्रिज ऑफ एलिजाबेथन एंड द प्यूरिटान। क्या है ये? एज। क्या है? ब्रिज, सेतु। इन दोनों एजेस का सेतु माना जाता है। और आपसे एग्जाम में इस इंफॉर्मेशन को कैसे भी पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिएगा, क्या मिल्टन एलिजाबेथ से रिलेटेड रहा, या प्यूरिटानिक से रिलेटेड रहा, या आपको ये वर्ड यहां देंगे प्यूरिटानिक रिलेटेड और 4 पोइट के नाम दे देगा। कर लोगे आप? मुझे उम्मीद है समझ आ रहा है। और मैं समझता हूं आपके लिए वो एग्जाम के 4 दिन पहले की टेंशन कि कितना पढ़े, कहां तक पढ़े, इसमें अब आपको टेक्स्ट को एक तरफ रखने का टाइम है। अब आप क्या है? क्रैमिंग पैटर्न, क्रैमिंग नोट्स और प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। और वो भी मैं आपसे कहूंगा कि एक ऑथेंटिक और एक अच्छी डीप एमसीक्यूज जहां आपको लगे उनको आप डिस्कस करें, वही आपके लिए। आप देखेंगे ये क्वेश्चंस इस तरह के हैं, आरपीएससी बेस्ड, सीधे सीधे। ओके। हु कॉल्ड मिल्टन्स लाइंस पैक्ड लाइंस? ये एक बड़े स्तर का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सी बार हम क्या करते हैं, आरपीएससी के पैटर्न, पिछले पैटर्न पर 100% चले जाते हैं। पिछले 2 साल से 2 एग्जाम में इस पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं, और एग्जामिनर टर्न लेता है और जड़ से वो पैटर्न चेंज कर देता है। इसलिए हमें ऑल एक्सपेक्टेशंस ऑफ द क्वेश्चन एंड ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ द क्वेश्चन वो देख के चलनी पड़ेगी। क्या कहा? वो कॉल्ड मिल्टन्स लाइंस पैक्ड लाइंस। मिल्टन की लाइन को पैक्ड लाइन किसने कहा? अलेक्जेंडर ने? ना। मार्लो? ना। एरिस्टोटल? ना। रेले ने कहा। चलो। नोट अबाउट मिल्टोनिक सोनेट। इसका मतलब है ये जो 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ऐसा ऑप्शन है जो मिल्टोनिक सोनेट के बारे में नहीं है। अब आप कब फाइंड आउट करोगे? जब आपको मिल्टोनिक सोनेट की बातें याद होगी। याद है ना आपको बेसिक मिल्टोनिक सोनेट? मिल्टोनिक सोनेट बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, octave and sestet. Octave is into 2 parts, means 2 quatrains, and sestet into 2 means 2 tercets. Okay, iambic pentameter, tense label, और इस तरह का ये सब याद होगा आपको। तो देखो यहाँ क्या कह रहा है? ऑक्टेव प्लस सेस्टेट। एक तो ये कहा आपसे सेस्टेट 3 कपलेट्स, ओके, और आपसे कहा 2 टर्सेट्स और टर्सेट 3 लाइंस। यहां एग्जाम में क्वेश्चन को बारीकी से देखें। बहुत सी बार इंस्ट्रक्टिव वर्ड जो क्वेश्चन का है वो छूट जाता है। देखो ध्यान से, गलत हो जाए। यहां कह रहा नोट नहीं है अबाउट मिल्टोनिक सोनेट, यानी जो 4 ऑप्शन दिए इनमें से एक ऑप्शन मिल्टोनिक सोनेट की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में नहीं है, उससे रिलेटेड नहीं है। तो आप देखेंगे यहां पर इसने कहा सेस्टेट 3 कपलेट्स, ये वाली बात नहीं है। क्या कहा कि सेस्टेट में 3 कपलेट होते हैं, ये बात गलत है। और बातें सही है। क्या? ऑक्टेव होता है प्लस सेस्टेट होता है, 2 टर्सेट्स होते हैं, टर्सेट में 3 लाइन होती है। तो ये तीनों सही है, ये नहीं है सही। ओके, चलो। मिल्टन रोट सोनेट्स। आपको हम मिल्टन के इस पोयम से जोड़ने के पर्पज से हमने इजी क्वेश्चंस रखे हैं। ये यदि हम उधर आपसे बात करते तो यहां देखो क्या कहा, मिल्टन ने सोनेट लिखे। क्या? मिल्टन रोट सोनेट्स। इसका मतलब है इन ऑल
इन ऑल, या वर्ड यूज किया जा सकता है टोटल, टोटल सोनेट कितने लिखे। अब एक साथ संख्या नहीं देकर हमने उसको इस तरह से दे दिया कि क्या आपको उसका इतना बारीकी से याद है ना। इन सबको यदि आप करोगे तो क्या है आपके पास 5 + 19 नहीं, 16 + 18 नहीं, 18 17 नहीं, 19 + 5। यानी आपके कितने टोटल 24 सोनेट्स लिखे थे मिल्टन ने। और उसमें भी बात कौन सी, 19 + 5, ये ध्यान रखना है। अब इसमें ये वाला ध्यान रखने में एक चीज है, एक चीज ध्यान से, मैंने यहां लिखा आपको 19 + 5। एग्जाम में डिजिट बाई चांस आपको यूं भी दे दिया एक ऑप्शन में। टोटल बात यह है कि 24 प्लस ये दोनों डिजिट ऐसे आनी चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इधर इधर। इसका ये मतलब है आगे के क्वेश्चन में आएगा आपके कि उसने टोटल सोनेट लिखे थे 24, और 24 का भी डिवाइडेशन भाषा के बेस पर ये था 19 और 5, मीन्स टोटल 24। अब इसका मतलब है अगले क्वेश्चन में आ रहा, देखो अभी ये चीज अगले क्वेश्चन में क्लियर होगी आपकी। देखो ये हुई क्या आपका, नहीं हुई ना, आगे आएगा, और नहीं है तो मैं अभी आपको यहाँ क्लियर कर देता हूं। ये आपका पहले इस क्वेश्चन को 19 + 5 से क्या मतलब है, इससे मतलब ये है 19 + 5 से आपके जो 19 है ये इंग्लिश में लिखे थे उसने मिल्टन ने, और 5 जो है ये लैटिन में लिखे थे। ये आपका 19 + 5 मीन्स है। ओके, टोटल तो 24। ओके, चलिए इस पर आ जाओ। ओकेजन्स रीडिंग मेड स्टोन ब्लाइंड, यहां आपका जो वर्ड आएगा एग्जाम में, ये ओकेजन, ये वर्ड आएगा ओरेसियस, ओरेसियस रीडिंग। ओरेसियस रीडिंग से मतलब है अत्यधिक पढ़ना, जिसने ब्लाइंड कर दिया था। किसको कर दिया था आपसे कहा जा रहा है, मार्लो को कर, इजरा पॉन्ड को कर दिया था क्या, नहीं। स्पेंसर को कर दिया था क्या, नहीं। मार्लो को करा क्या, नहीं। कौन हुआ था, मिल्टन। ओके, देखो क्वेश्चन का आपको सारी इंफॉर्मेशन हो रही है कि मिल्टन स्टोन ब्लाइंड हो गया, कितनी, 44 एज में, 44 एज में वो स्टोन ब्लाइंड हो गया। कारण क्या था, ओरेसियस रीडिंग। ओके, फ्यूजन ऑफ सब्लिमिटी, मिल्टन की जो पोयम्स है वो फ्यूजन ऑफ सब्लिमिटी, सॉरी हाँ, फ्यूजन ऑफ सब्लिमिटी मिलती है किसकी पोइट्री में मिलती है, तो किसकी में मिलती है, मिल्टन की में मिलती है। इनमें नहीं, इनमें नहीं, इनमें नहीं। ओके, आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्टन्स लाइफ, मिल्टन की लाइफ से रिलेटेड है, और मिल्टन की लाइफ से रिलेटेड इसका ये मतलब है आपको फिगर्स भी कुछ पूछे जाते हैं, और फिगर से ऐसे टेक्निकल पूछे जाते हैं कि बहुत सी बार हमारी तैयारी जो है वो किसी काम की नहीं रहती, सारी मेहनत बेकार चली जाती है, कितना साल भर पढ़ा। तो बारीकी से देखो, इसे समझ जाओ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मिल्टन्स लाइफ। ओके, तो आपको आंसर तो हम साथ के साथ इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि 4 दिन रह गए आपके एग्जाम के। एमसीक्यूज में मान लीजिएगा ज्यादातर आपको ऐसा लगे कि हमें क्वेश्चंस ही नहीं आ रहे, तो आपके प्रेशर आ सकता है ना, तो हम तो आपको पहले आंसर साथ में डिस्कस कर रहे हैं, याद हो जाएगा आपको, है ना। और आपको थोड़ा सा पहले से ही ऐसा कॉन्फिडेंस बना, नहीं नहीं मुझे याद है, ये तो याद है, इस तरह का जो है हमारा प्रयास है ना, राइट। तो इसमें क्या है बच्चों,
ये सारा आप देखोगे तो ये अलग अलग जो है किसी की डेट ऑफ बर्थ और डेथ है। मिल्टन से रिलेटेड आप नजर डालो सीधा आपको 1608 आ रहा है। एक डिजिट से पकड़ना, शॉर्ट करना, लेके बैठे नहीं रहना। यदि आपको बर्थ याद है, अब देखो आप ये वाला डिजिट कहीं भी नहीं है। अब आपको ज्यादा देरी लगाने की जरूरत नहीं है। क्या कैसे क्योंक बार बार आप मेरी एक लाइन पूरी जिंदगी याद रखो, वर्क इज नॉट इम्पोर्टेंट, द वे ऑफ वर्क इज इम्पोर्टेंट। ओके, काम का तरीका ही महत्व रखता है। आप यदि ब्रह्मानंद की तरह सारे दिन उस पेपर को लेके पढ़ते रहोगे ना, और फिर शाम को जाके उसका आंसर आएगा आपको, आपको याद है टाइम बाउंड हो, आप परीक्षा में समय से बंधे हुए हो, फिर घर आगे करेंगे मेरे पास तो टाइम ही नहीं रहा है ना। ऐसे करते हो ना आप घर पे। हाँ मुझे याद है, बिल्कुल ध्यान रखो ये सब। चलो देखो आप, क्वेट फ्रॉम माई 12 एज, इसको देखो, क्वेट फ्रॉम माई 12 एज, ये किसका कहना था? यहां आप ये कह सकते हैं, एक लाइन आपकी ये है कि मैं कभी 12 बजे से पहले सोया नहीं। ये तो ये क्या है, यानी मेरी उम्र में मैं 12 बजे से पहले सोया नहीं। फ्रॉम माई 12 एज, 12 वर्ष की उम्र के बाद मुझे ध्यान नहीं कि मैं कभी यानी सोया। और ये कौन है? आपका मिल्टन है। देखो, लेटिन सेक्रेटरी अपॉइंटेड बाई, यहां हम लेंथ ऑफ क्वेश्चन को चूंकि आपको याद रहे, हम क्या पर्टिकुलर पोयम और पर्टिकुलर पोइट की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए बार बार उन वर्ड्स को जोड़ने का क्या है, लेटिन सेक्रेटरी अपॉइंटेड। तो यहां पर तो वर्ड क्या आना चाहिए? मिल्टन। तो आप समझ रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं? लेटिन सेक्रेटरी अपॉइंटेड बाई मिल्टन को किसका लेटिन सेक्रेटरी बनाया गया? यहां आपके पास 4 है, चार्ल्स फर्स्ट, क्रॉमवेल, जेम्स और आपके पास कौन? नन। तो किसका बनाया गया था? क्रॉमवेल का। लिटरेरी रेपुटेशन रेस्ट ऑन, मिल्टन की लिटरेरी रेपुटेशन बेसिकली किस पर निर्भर करती है? मींस किससे उसको नेम और फेम मिली? बहुत सारा उसका क्रिएशन है, लेकिन बेसिकली किससे मिली ये हमसे बात की जा रही है। और आप देखिएगा सोनेट से तो मिली सही, पैराडाइज रिगेंड भी था, ये सब थे, लेकिन पैराडाइज लॉस से मिली उसको। पोइट रिग्रेट्स, हम इस पोयम में जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि कवि एक प्रकार से रिग्रेट कर रहा है। और रिग्रेट से यहाँ इतना सा मीनिंग है, वो अपने आप में आस्किंग हिमसेल्फ अबाउट द यूज ऑफ टाइम, यूटिलिटी ऑफ द लाइफ, ऐसा इसका मतलब है। तो फिर आप समझ गए होंगे मैरिज के मामले में नहीं, नो स्पेशल अचीवमेंट, नो बुक, स्पिरिचुअल फेम, तो नो स्पेशल अचीवमेंट के बारे में सोच रहा है। कवि सोच रहा है कि मैंने मेरी लाइफ के 23 ईयर्स बिता दिए। ये कविता कवि ने अपने 23वें जन्मदिन पर लिखी थी। ठीक है, बारीकी से समझो इसको। क्या कवि का जन्म कब हुआ था? 9 दिसंबर और 1608 को हुआ था। ठीक है, इसमें आप क्या करोगे? 1608 को हुआ, अब इसमें आप क्या करेंगे कि आप इसमें 23 वर्ष जो है, कवि 23वें उसमें लिख रहा है, तो क्या हो गया? इसमें 8 में 23 में इसमें जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 31 हो जाएगा। मीन्स कहने का मतलब है ये कब लिखी गई? 1600 और 30
1 ये के वहां लिखी गई, मीन्स 31 की एज में लिखी गई है। आप देखो टाइम द सटल थीप ऑफ यूथ फिगर, आपकी लाइन है टाइम द सटल थीप ऑफ यूथ फिगर, इसमें फिगर कौन सा है? इसमें आपके और भी फिगर हो सकते हैं जिस एंगल से हम देख रहे हैं, लेकिन एक लाइन में यदि पोइट्री की में 2 या 2 से अधिक फिगर होते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन उस पर बनता प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट यानी उसका आउटस्टैंडिंग फिगर कौन सा है। तो आप देखेंगे इसमें टाइम सटल थी, चतुर चोर बता दिया समय को। समय को क्या बताया? चतुर चोर। समय तो एब्स्ट्रैक्ट है और उसमें क्या है? ह्यूमन बीइंग, मानव की कैरेक्टरिस्टिक। तो इसलिए क्या हो गया बच्चों? ये पर्सोनिफिकेशन है, मेटाफर नहीं, ऑक्सीमोरन नहीं, पन नहीं, और ये क्या होगा आपका? इमेजरी इन माई हेस्टिंग डेज। आपकी लाइन है पोएम की, उसमें क्या है? माई हेस्टिंग डेज, माई हेस्टिंग डेज। इसमें कौन सी इमेजरी है? और ये बहुत जरूरी है समझना लिटरेचर के बच्चे के लिए। मैंने एक जगह पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि जो इमेजरी है पोइट्री में वो बेसिकली होती कितनी है, पहले ही आना चाहिए आपको। आपके पास पोइट्री में 7 इमेजेस होगी, इमेजरी होगी। यहां क्या कह रहा है? हेस्टिंग। ओके, तो हमारी जो इमेजेस है, इमेजरी है, वो हमारे जो सेंसेस है, बॉडी सेंसेस है, उनसे रिलेटेड होती है। कान से रिलेटेड, आपका फीलिंग से रिलेटेड, आपका स्पीड से रिलेटेड, मूवमेंट से रिलेटेड, और विजन से रिलेटेड। ओके, और इनके अलग अलग नाम है। जैसे देखो आपका डेक्टाइल है क्या? नहीं। ऑडिटरी नहीं। ओ फैक्ट्री और काइनेस्टिक। अब आप कब निकालोगे इनको? जब इनके मीनिंग आपको आएंगे, जब इनको क्लियर करोगे, है ना? जानते हैं ना आप, ये सब एक वीडियो में हमने, आप इसको सीधा इसको ले लो, काइनेस्टिक क्या है? यहाँ पर मोमेंट है, हेस्टिंग डेज, जैसे भागते हुए दिन, जैसे अ हॉर्स, घोड़ा भागता है ना, तो मूवमेंट। तो हेस्टिंग डेज क्या? मूवमेंट से, और मूवमेंट से रिलेटेड कौन सी होती है? काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक मीन्स मूवमेंट से रिलेटेड। इसमें इमेजरी कौन सी है? काइनेस्थेटिक। चलिए, आपका स्मेल इमेजरी। अब आप देखो स्मेल इमेजरी कौन सी है इनमें? ऑडिटरी है क्या? ऑफ फैक्ट्री है क्या? टेक्टाइल है क्या? काइनेस्टिक है? तो इसका मतलब है ये मीनिंग बताने के पर्पज से हमने रखा ऑफ फैक्ट्री, ये आपका है। फुल करियर मीन्स आपका वर्ड आया है इसमें, फुल करियर मीन्स, ये वर्ड आपका इस पोएम में इनडायरेक्ट एल्यूजन और इनडायरेक्ट मिथोलॉजी का प्रयोग हुआ, इनडायरेक्ट बिब्लिकल रेफरेंस का प्रयोग हुआ, डायरेक्ट नहीं है। इस बात को भी ध्यान रखें, डायरेक्ट जो होता है वो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे, इनडायरेक्ट है इसमें। ये आपका क्या है? फुल करियर आया आपका, फुल करियर, इसका क्या मतलब है? इनडायरेक्ट मिथोलॉजी है। और क्लासिकल एज में ये माना जाता था क्या? जैसे इसमें भी लिखा हमने, हॉर्स इन गैलप, प्रोफेशनल लाइफ, हॉर्स कैरीज और स्पीडी लाइफ। तो हॉर्स इन गैलप, उसने इस तरह की इमेज दी है कि जिस तरह से एक घोड़ा, गैलप से मतलब है आपका जो स्पीड कवरेज जो होता है वो, ओके, डिस्टेंस। जैसे घोड़ा अपने कदमों से बहुत कम समय में ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंट कवर करता है, ये गैलप कहलाता है। ओके, तो यहाँ फुल करियर का मतलब है हॉर्स इन गैलप, जैसे हॉर्स अपने दौड़ में
दौड़ता है, उससे रिलेटेड है। पोइट डिसीव्ड, पोइट को धोखा दिया। कवि में कविता की जो टेक्स्ट है उसके सेंस पर बेस्ड है, आपको समझ आ रहा होगा। पोइट डिसीव्ड, कवि को धोखा दिया या कवि ने धोखा खाया। किससे खाया भाई? फिजिकल मैच्योरिटी से मैच्योर्ड, 23 नो अचीवमेंट, 23 साल हो गए कोई अचीवमेंट नहीं, फ्रेंड्स जॉब और फ्रेंड मनी। किससे धोखा खाया? 23 साल हो गए फिर भी कोई अचीवमेंट नहीं। ये हम बात करेंगे बच्चों, फिगर इन लेट स्प्रिंग नो बड। ये टेक्सुअल लाइन है आपकी, फिगर इन लेट स्प्रिंग नो बर्ड। ओके, हमारी इसमें क्या कहा गया है, इसे मतलब कौन सा लिटरेरी फिगर है इनमें। ओके, हमने क्वेश्चंस आपको इस तरह से क्वेश्चन नहीं आते आपके, वो छोटे आपके सीनियर और स्कूलिंग बेस वाले जो है व्हाट और विच इस तरह से सीधे लाइन आते हैं, और वही पेपर पैटर्न हमने आपसे बात की। फिगर इन लेट स्प्रिंग नो बड, ये टेक्सुअल लाइन है, इसमें कौन सा लिटरेरी फिगर यूज हुआ। ओके, आपका सिमिली तो है ही नहीं, आपका पर्सोनिफिकेशन भी नहीं है, तो अब दोनों आपके पास देखिएगा, यहाँ मेटाफर और यहाँ मेटाफर कॉमन है, लेकिन इसमें क्या है आपका एक्सटेंडेड मेटाफर। ओके, एक्सटेंडेड मेटाफर किसी के माध्यम से, मेटाफर में तो क्या होगा, मेटाफर में तो ये होगा कि एक क्वालिटी दूसरे ऑब्जेक्ट में डाल दी जाएगी, ट्रांसफर्ड वन क्वालिटी इज ट्रांसफर्ड इनटू अदर ऑब्जेक्ट। लेकिन इसमें क्या हुआ, उसको रिप्रेजेंटेटिव तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा, तो इसमें क्या है, एक्सटेंडेड मेटाफर है आपका। क्या कहा, स्प्रिंग बड ब्लॉसम रिप्रेजेंट। हमारे पास कितने वर्ड्स हैं आप देखिएगा, स्प्रिंग है, बड है और ब्लॉसम है, और ये क्या करते हैं, रिप्रेजेंट। ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो पहली बात तो आप देखेंगे कि इसमें आपके 3 वर्ड हैं, एक तो स्प्रिंग है, एक बड है और एक ब्लॉसम है। ठीक, बड और ब्लॉसम यदि एक मान लेते हैं आप और ये एक, तब भी आपको सीधा समझ आ रहा होगा कि हमारा जो ऑप्शन है उसमें 2 चीजें आनी चाहिए, कॉमन लग रहा है उसमें। तो इसमें देखेंगे, पहली बात, तीनों के लिए रिचनेस से रिलेटेड नहीं है, मैच्योरिटी से रिलेटेड नहीं है, नेचर से रिलेटेड नहीं है, आपका स्प्रिंग यूथ से रिलेटेड है, और बड और ब्लॉसम आपका टैलेंट से रिलेटेड। इसलिए आपका क्या, ये ऑप्शन हो जाएगा। अब आप देखो, इन वर्ड राइपनेस मीन्स, टेक्स्ट लाइन में आपका आया इनवर्ड राइपनेस। तो इनवर्ड राइपनेस से क्या मतलब है, आप देखेंगे, फिजिकल मैच्योरिटी नो, वर्ल्डली अचीवमेंट नो, कंफर्ट्स नो, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, और ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखें, व्यू पॉइंट, क्या आपका यहां पर व्यू पॉइंट से मतलब है पोइट, मिल्टन का क्या व्यू पॉइंट है इस पूरी कविता में, पूरी कविता में मीन्स सोनेट में ओवरऑल यदि पोइट का व्यू पॉइंट लेते हैं, लास्ट में सेस्टेट पार्ट में जैसे उसने बात की, तो क्या है, क्या गॉड एवरीवेयर, ईश्वर हर जगह है, गॉड हेल्प्स, ईश्वर सहायता करता है, गॉड ओमनीपोटेंट, गॉड ओमनीपोटेंट है, गॉड कंट्रोल्स वर्ड जस्टली। ओके, तो आपका बहुत, और मैं तो आपसे कह रहा हूं कि हमने ये 35 जो क्वेश्चंस एमसीक्यूज आपको जो सेट किए, उसमें मुश्किल से 5 ऐसे क्वेश्चन होंगे
जो आरपीएससी बेस और आपके स्टैंडर्ड बेस से हमने इसमें सेट किए। अदरवाइज और तो क्या है, आपको एक प्ले मेथड से कॉन्फिडेंस देने के लिए, इंफॉर्मेटिव को रिलेट करने के लिए, दैट यू हैव लर्नड एंड सच इंफॉर्मेशन यू हैव, इंफॉर्मेशन आपके पास है। देखो आप इसमें हर ऑप्शन में कोई न कोई आपका दिमाग स्ट्राइक करेगा कि हाँ भाई ये बात भी है, गॉड एवरीवेयर, ईश्वर हर जगह है, इसमें ईश्वर की बात हुई है। आप देखो गॉड हेल्प्स, ऐसी भी बात हुई है, क्योंकि उसने वहां छोड़ दिया इस बात पर कि जो होगा ईश्वर करेगा। माई टास्क मास्टर वर्ड आया ना उसमें, माई टास्क मास्टर। ओके, इसका मतलब है ही हैज फर्म्ड फेथ इन गॉड, उसका गॉड में अडिग विश्वास है। गॉड ओमनीपोटेंट, ये भी बात है कि गॉड ईश्वर सर्वे सर्वा है, हर जगह है, ये भी है। लेकिन इन सब से हटकर थोड़ा सा आपको पोएम से डायरेक्ट जोड़ता हुआ है, गॉड कंट्रोल्स वर्ल्ड जस्टली, ईश्वर संसार को एक दुनिया के न्यायाधीश के रूप में कंट्रोल करता है। और दुनिया के न्यायाधीश के रूप में कंट्रोल करता है से क्या मतलब हुआ, यानी वो न्याय करेगा, दुनिया के हर व्यक्ति के साथ न्याय करेगा, किसी को अर्ली और किसी को लेट। कवि का विषय क्या था कि 23 वर्ष की उम्र हो गई और अभी भी मैंने कोई खास उपलब्धि प्राप्त नहीं की है, और इसी के लिए, लेकिन लास्ट में जैसे नॉर्मल होता है ना, हम बहुत सी बार कॉम्पिटिटिव और एम्बिशियस होकर जलने लगते हैं, दुखी होने लगते हैं, मैंने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, मेरे क्लासमेट्स ने, मेरे साथियों ने ऐसा अचीवमेंट, ओ मैं कब, ऐसा दुखी हो जाते हैं। और लास्ट में कहाँ आते हैं हम, इस बात पर आ जाते हैं, जो भी होगा ईश्वर जो करेगा जो होगा। और यही बात कविता के माध्यम से कहा है। और बच्चों, आपको न्यू जनरेशन यूथ के रूप में कविता आपके एग्जाम पर्पस से तो है ही सही, लेकिन एक बहुत मोटिवेशनल लाइफ रिलेटेड थीम है, दैट वे बातें, वे चीजें जो अंडर कंट्रोल ह्यूमन नहीं है, उनके लिए अत्यधिक दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, हमें इसको ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए। ये कविता का बारीकी से बहुत बेसिक आपका मैसेज है, इसकी थीम है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब समझ आया होगा। न केवल समझ आया, बल्कि ये आपके लिए क्या हेल्पफुल होगा, आपका एग्जाम ओरिएंटेड होगा। आई होप if you are new on this channel, please subscribe, share, comment, और आपका जो कमेंट है वही हमें ऊर्जा देगा आपके लिए और इस तरह के। और मेरा वादा है आपके एग्जाम से, इस एग्जाम से 2-4 दिन पहले तक, लास्ट दिन तक हम अब सीधे सीधे एमसीक्यूज लेकर आएंगे, और आपकी हेल्प के लिए आपको इस तरह के वीडियोज के साथ फिर मिलेंगे। Thank you for watching.